ठीक है, तो कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला कह रहा है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न एंड इक्वली इजी टू राइट कोड इन इट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जिसको क्या होता है, सीखना आसान होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो कोड है, कोड लिखना भी आसान होता है, वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, यानी सिंपल कोड, कोड को आप जितना इजीली लिखें, या रीडेबिलिटी जिसकी अच्छी हो। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ने में आसान हो, है ना, वो लैंग्वेज होगी आपकी। सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which has a good readability is also considered good. Here readability means that if you can understand the code written in a particular language well, then that programming language is best. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने उसको एक सिस्टम में बनाया तो आप दूसरे सिस्टम पे भी उठा के ले जाओ तो वहां भी चल जाए। ऐसा नहीं है कि तुमने जिस सिस्टम पे बनाया वो उसी पे चलेगी, वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी मींस दैट इफ द कोड written in one machine is moved to another machine, then the code should execute properly in the other machine also। है ना, एक मशीन से पे तुमने चलाया, बनाया, और जब दूसरे मशीन पे लेके जाओगे तो वहां पर वो चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी परफॉर्म इंडिपेंडेंट, शुड बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। तुमने अगर मान लो कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, मतलब इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें तुमने कोई कोड चलाया, दूसरे सिस्टम पर लेके गए, वहां पर मैक ओएस है, उस पर भी चल जाना चाहिए, है ना। एक जगह बनाया हुआ कोड हर जगह चले, वो क्या है, आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। विच मीन्स दैट द एप्लीकेशन डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या होनी चाहिए, वो रन हो जानी चाहिए। ये क्या होता है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड गुड। कह रहा है कि दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड गुड विच प्रोवाइड्स अ सिंगल टूल लाइक एडिटर, डिबगर, टेस्टिंग टूल, विच राइटिंग द कोड, एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन एक्सेट्रा। देखो थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, कह रहा है कि वो लैंग्वेज ज्यादा अच्छी कंसिडर की जाती है। जैसे तुमने अभी थोड़ा बहुत कोड लिखा है, कोड लिखा है कभी, सीखा थोड़ा बहुत, कौन से एडिटर पे लिखा है, कोड ब्लॉक पे, टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस की बात करते हैं। तो तुम क्या करते हो, टर्बो सी प्लस प्लस में कोड भी वही लिखते हो, वही लिखते हो, कोड लिख के कंपाइल भी वही करते हो, रन भी वही करते हो, मतलब कि जो आपका आउटपुट आता है वो भी तो वही आता है। सेम टर्बो भी आता है, कहीं और थोड़ा ना जाना पड़ता है ना, वही आता है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी जगह पर आपको कोड कहीं लिखना होता है, उसको कंपाइल कहीं कराना होता है, ठीक है, और उसको रन कहीं कराना होता है। तो इसके अलावा इसके लिए उसको कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक, दो और तीन, तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है चलने के लिए। तो ये वाला ज्यादा सही है कि आपको अलग अलग भटकना पड़ रहा है, कि कोड लिखने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, कंपाइल कहीं करवा रहे हो, या फिर ये ज्यादा सही रहेगा जहां पर सब कुछ आपको एक जगह ही मिल जाए। ठीक है, तो सब कुछ एक जगह मिले, वो सही अप्रोच है। और ये जो होता है, ये हमको कौन प्रोवाइड करवाता है, आईडीई। तो आईडीई में जैसे उसने कोड ब्लॉक का नाम लिया, आईडीई है। वीएस कोड का नाम सुना है, वीएस कोड भी क्या है, आईडीई है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, उसको कोड को चलाने के लिए, लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, सारा एनवायरनमेंट तुमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है जो कि इस तरह की आईडीईज प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है कि सारा काम आप एक जगह कर लो। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप देखना चाह रहे हो। जैसे मान लो कहीं आपके कुछ प्रोग्राम के अंदर कहीं कोई एरर आ गया, कुछ बग आ गया, अब आपको ये देखना है कि किस लाइन में है। तो डिबगिंग का मतलब कि आप हर एक लाइन को चलाकर देख रहे हो कि अच्छा इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है। ठीक है, डिबगिंग नॉर्मली जो हम करते हैं वो हमारा अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है, गलत आउटपुट आ रहा है, वो देखने के लिए हम करते हैं कि कहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली डिबगिंग हम उसमें करते हैं। तो डिबगिंग हो गया,
टेस्टिंग टूल्स हो गया। टेस्टिंग का मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, आप उसमें अलग अलग इनपुट डाल डाल के देख रहे हो कि इस तरह का इनपुट डालेंगे तो आउटपुट सही आ रहा है क्या, कुछ दूसरा इनपुट डाल के देख रहे हैं तो क्या आएगा, गलत अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो क्या दिखा रहा है वो, ठीक है। तो वो सब, तो सारी के सारी चीजें एक जगह पर दे, तो वो क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, IDE की। बिकॉज इफ अ कोडर हैज टू यूज separate tools to perform all the tasks mentioned here, then it becomes difficult for the coder. अगर उसको जगह जगह पर भटकना पड़े अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा कोडर के लिए, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। Then it becomes difficult for the coder. Therefore, there should be an IDE, integrated development environment, full form है इसकी, for development, debugging, testing and maintenance of software written in a particular programming language, ठीक है। तो अगर इस तरह का टूल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करवा रही है IDE जैसा, तो वो भी क्या है, वो भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मोर फेमस whose syntax is यूजर फ्रेंडली, जिनका सिंटेक्स क्या है, यूजर फ्रेंडली है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज हमारे पास आई थी असेंबली। कौन सी आई थी, असेंबली। अब असेंबली में कुछ ऐड करना होता था तो वहां क्या लिखा जाता था, ADD ऐड। जबकि मैंने कहा कि अगर ये लिखेंगे हम तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये तो तुम अपनी लाइफ में काम में लेते जा रहे हो, ऐड करने के लिए तुम प्लस ऑपरेटर इसको काम में लेते हो, ऐसे तो ना लिखते हो ऐड, क्या तुम ऐसे लिखते हो 5 ऐड 7, या फिर ऐसे लिखोगे 5 + 7, ऐसे तो लिखोगे। तो वो लैंग्वेजेस ज्यादा है जो कि क्या है, यूजर फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर के अलावा इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं दो जनों को, जैसे इन दोनों की हाइट मुझे कंपेयर करनी है, ठीक है, और मैं कहूंगा कि बताओ भाई इन दोनों में से कौन है जिसकी हाइट है वो 5 फीट 8 इंच से ज्यादा है ना, 5 फीट 8 इंच से ज्यादा है। तो मैं पहले इसको चेक करूंगा, ठीक है, मैं कहूंगा इफ अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको चेक करूंगा, अगर ये भी नहीं है तो किसी और को चेक करूंगा। तो इस तरीके से जो मैच करेगा, या इसके इक्वल मान लूंगा कि भाई 5.8 यानी 5 फीट 8 इंच के बराबर हाइट किसकी है, मुझे ये देखना है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, हो सकता है इसकी मिल जाए। तो इफ एल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यदि, और एल्स का मतलब नहीं तो। यदि ये तो ठीक है, नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है तो ये। तो हम रियल लाइफ में यही तो करते हैं, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं हम रियल लाइफ का एग्जांपल ये है कि मुझे अगर हाइट पता करनी है किसी की कि इसके बराबर किसकी है, किसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक को तो फीता लेके नापूंगा ना, पहले इसको नाप लिया, फिर इसको नाप लिया, फिर इसको नाप लिया, जिसकी मैच करेगी बता देंगे भाई इसकी हाइट ये है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि इफ, यहां पर इफ एल्स बोल देते हैं, और यहां पर हम जो प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं ये हम करेंगे, एक एक को चेक करते चलेंगे, जहां मिल जाएगा वहां रुक जाएंगे, ठीक है, या आगे वाले को चेक कर लेंगे। अगर हमारी प्रोसेस में ये कि कितने हैं 5 फीट 8 इंच वाले, सबको निकाल दो, तो हम आगे भी निकाल देंगे। तो इफ एल्स में भी ऐसा होता है कि या तो पहला मिल जाए तो रुक जाओ, या फिर जितने भी हैं सारे निकाल दो, जितने भी 5 फीट 8 इंच वाले सबको रख लो, सबको अलग छाट लो, वो भी हम कर सकते हैं इसमें। साथ के साथ में लूप का मतलब क्या है कि मान लो कि आप किसी पार्क के चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, और पार्क का एक चक्कर कितना है, 200 मीटर का है। कितने मीटर का, 200 मीटर का, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि आप एक ही टास्क कितनी बार परफॉर्म करवा रहे हो, 5 बार। तो सेम एज इट इज मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 5 + 7 कितनी बार चलाना है, 5 टाइम्स चलाना है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं 5 बार 5 + 7 लिख दूं, अपने कोड में क्या लिखूं, 5 बार 5 + 7 लिखूं, या फिर इस 5 + 7 को किसी ऐसी जगह पर लिख दूं जो खुद 5 बार चलेगा, तो इसको अंदर 5 बार घुमा देगा, 5 बार घुमाने का ना 5 बार इसको एग्जीक्यूट करेगा। लिखा एक बार ही है लेकिन इस कोड को चलाएगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, लूप्स होते हैं, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुमको बहुत बड़ा कोड लिखना है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने हैं। जैसे तुमको मैंने कहा कि तुम मुझे एक कैलकुलेटर बनाकर दे दो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये करवा रहा है। दूसरा मैंने कहा एक टास्क और परफॉर्म करवा दो जो करेंसी कन्वर्टर है, जैसे इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहा है, इस तरह का एक कन्वर्टर बना दो। तो दो काम तुमको करवाने हैं। तुम क्या करोगे, या तो सारा का सारा कोड एक जगह लिख दोगे, मेन फंक्शन सुना है,
सुना है? तुमने नहीं सुना? मेन फंक्शन का मतलब होता है ये, कुछ भी मान लो, ये ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्लॉक होता है, इसके अंदर कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो या तो तुम इसी ब्लॉक के अंदर दोनों कोड लिख दो, या फिर दो अलग अलग ब्लॉक बना दो, एक ब्लॉक में तो क्या लिख दो, करेंसी कन्वर्टर वाला, और एक ब्लॉक में क्या लिख दो, कैलकुलेटर वाला। ज्यादा सही अप्रोच कौन सी है, अलग अलग लिखने की या साथ लिखने की? देखो, साथ लिखने की अगर हम कहें कि साथ लिखने की सही अप्रोच है, तो उसका नुकसान है। नुकसान क्या है, ध्यान से सुनना। तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? बेचने के लिए, है ना। तो कोई ग्राहक आया, तुम्हारा कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे करेंसी कन्वर्टर चाहिए। अगर तुमने एक साथ लिखा होगा तो उसके साथ फ्री चले जाएगा दूसरा कैलकुलेटर, नहीं जाएगा। और किसी को कैलकुलेटर चाहिए होगा तो क्या होगा, करेंसी कन्वर्टर फ्री चला जाएगा। पहला तो ये। दूसरा, किसी के लिए हो सकता है कि वो अननेसेसरी हो, किसी को तो फायदा हो जाएगा, और कोई कोई इरिटेट हो जाए कि यार मेरे को तो जब भी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं तो मुझे और ये और कहता है कि भाई ये काम और करवा ले, करेंसी कन्वर्टर मुझे करवाना ही नहीं है, फिर भी मेरे को कहता है तू कर। और हमने कोड के थ्रू अगर उसको कंट्रोल भी कर लिया तो फिर भी मैं क्यों लूं, है ना। पहला ये। दूसरा, कि अगर मान लो कि करेंसी कन्वर्टर वाला जो आपने लिखा कोड, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो वो पूरा ब्लॉक ही काम करना बंद कर देगा। यानी एक ब्लॉक के अंदर अगर आप कुछ भी कोड लिखते हो ना, कोई एक लाइन भी अगर काम करना बंद कर देगी ना, कहीं किसी तरह का एरर आएगा तो पूरा ब्लॉक काम करना बंद कर देता है। अगर आपको दो अलग अलग ब्लॉक में रखोगे और अगर करेंसी कन्वर्टर में दिक्कत आ गई तो क्या कैलकुलेटर भी चलना बंद होगा? नहीं, वो तो चलता रहेगा क्योंकि वो दूसरा ब्लॉक है। फिर अब मान लो कि एरर आ गया, अब एरर आपको ढूंढना भी है, तो अगर आपने एक जगह सारा सब कुछ लिखा हुआ होगा, मान लो 1000 लाइन का कोड है, 500 लाइन तो करेंसी कन्वर्टर का है, 500 लाइन किसका है, कैलकुलेटर का है, तो तुमको कितनी लाइन ढूंढनी पड़ेगी, 1000। और अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कितनी लाइन ढूंढनी पड़ेगी, 500, क्योंकि एरर तो उसी में आया ना, करेंसी कन्वर्टर में, कैलकुलेटर में थोड़ा ना है। कैलकुलेटर सही चल रहा है, उसको हम क्यों चेक करेंगे? तो उसका मतलब क्या है, डिबगिंग भी आसान होगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स बनाने को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग, ठीक है। Then it is easy for developer to understand it because we use the same approach in our life also. Same approach हम लाइफ में भी काम में लेते हैं, ठीक है। सेम लेते हैं। अब चलो ठीक है, मैंने अभी तुमको ये एग्जांपल दे दिया, घर में कोई प्रोग्राम है, किसी की शादी है, क्या एक बंदा सारे काम करता है कि टेंट हाउस वाले को वही संभाल रहा है, हलवाई को भी वही संभाल रहा है, और दुल्हन को और दूल्हे को शॉपिंग भी वही करवा रहा है, हर काम वही कर रहा है क्या? वहां पर भी हम क्या करते हैं अपने रियल लाइफ में, टास्क डिवाइड करते हैं ना, कि तेरी जिम्मेदारी तो सुबह जाएगा मंडी से सब्जी लेकर आएगा, तेरी जिम्मेदारी तो हलवाई को देखेगा, तेरी जिम्मेदारी तो टेंट वाले को देखेगा, तेरी जिम्मेदारी तू गेस्ट को देखेगा, तू फलाने बारातियों को देखेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। तो हम बांटते हैं ना अपना काम। एक आदमी करेगा तो क्या हो जाएगा, रायता नहीं फैलेगा, काम खराब होगा ना, ठीक है। तो इसलिए वो चीज जो हम हमारे लाइफ में करते हैं वो हमने यहाँ किया। हमने क्या किया, छोटे छोटे जो बहुत सारे अलग अलग टास्क थे उनको छोटे छोटे अलग अलग टास्क में बांट दिया, ठीक है। वो सब हम यहाँ पर करते हैं। आगे क्या है, आईडीई के बारे में देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ाई था, आईडीई क्या है, क्रिएटिंग एनी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या होता है, जहां आप कोड लिखते हो वो क्या है, आपका एडिटर है। कोड लिखने वाली जगह को हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी का मतलब कि बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो हमको पहले से लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे तुमने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा होगा, स्कैनफ फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तुमने तो नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। यानी कि पहले से जो हमको हेल्प मिल रही है वो हेल्प भी ये प्रोवाइड करवाता है। कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, कंसोल स्क्रीन यानी जहां पर आपका आउटपुट दिखता है, ठीक है, वो वाली स्क्रीन होगी, और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया। इफ वी डू ऑल टास्क मेंशन्ड अबाउ थ्रू डिफरेंट टूल्स देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और लेंथी प्रोसेस। कह रहा है कि आप कोड कहीं लिख रहे हो, लाइब्रेरी कहीं और से उठाकर ला रहे हो, कंपाइल कहीं और कर रहे हो, डिबग कहीं और कर रहे हो, तो इतने सारे टूल्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर और टूल दैट मेक्स अवेलेबल ऑल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एट द वन प्लेस। एक जगह पर लाके सबको रख देगा। अब वहीं पर आपको क्या करना है, कोड लिखना है, वहीं पर आपको टेस्टिंग करनी है, वहीं आपको डिबगिंग करनी है, वहीं आपको आउटपुट देखना है, सब जगह एक जगह करना है। और तुम कर भी रहोगे, टर्बो C++ में कर रहे होगे, कोड ब्लॉक्स में कर रहे होगे, सब लोग तुम इस पे कर ही रहे होगे, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, अब हमारे पास कुछ आईडी हैं, इंपॉर्टेंट आईडी, जैसे कि आप डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करते हो, नाम सुना नहीं सुना होगा, डॉट नेट सुना है। डॉट नेट अगर आपने नाम सुना है तो विजुअल स्टूडियो उसके लिए आता है, उसके अलग अलग फिर यहाँ पर ये एडिशंस हैं, ठीक है। ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम देख लो सिर्फ कौन सा, सी और सी प्लस प्लस का फिलहाल। तो कोड तुम किस में करोगे, ज्यादातर तुमको जो करवाया जाएगा वो किस में करवाया जाएगा, VS कोड के अंदर करवाया जाएगा। बाकी आप टर्बो सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, डेव सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, कोड ब्लॉक्स में भी कर सकते हो, बोरलैंड में भी कर सकते हो, और एक्लिप्स में भी कर सकते हो, ठीक है। इन सब में आपको कर सकते हो, बाकी सब अलग अलग है, वो तुम भविष्य में कभी तुम इनमें से जिसमें भी जाओगे तब तुम पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अब जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। कल दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई थी, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में क्या था, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में सब कुछ हम लिखते थे, बाइनरी में लिखते थे, ये वही दौर था। कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आर आल्सो कॉल्ड मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन जीरोस एंड वंस, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत भी नहीं थी हमको उस टाइम पर, क्योंकि इसको डायरेक्टली कौन समझ पा रहा है, आपका प्रोसेसर समझ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर आपका समझ रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर suitable for computers but are difficult for us to understand। इन किसके लिए तो सुटेबल थी, ये सिस्टम्स के लिए तो सुटेबल थी, लेकिन हमारे लिए क्या थी, हमारे लिए मुश्किल था उसको समझना, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी, असेंबली लैंग्वेज। अभी भी आपको बताया था कि वो लैंग्वेज है जो कि कुछ सिंबल्स पे काम करती है। जैसे एडिशन के लिए क्या लिखना पड़ता था हमको, ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लीकेशन के लिए MULT, इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है कि असेंबली लैंग्वेज कम्स इन सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामर्स कैन राइट एंड अंडरस्टैंड द कोड रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ दिस जनरेशन बट देयर सिंटैक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि इस जनरेशन की लैंग्वेजेस के अंदर कोड हम किस में लिखना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, इंग्लिश में, जो हम ह्यूमंस को समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो समझना मुश्किल था। क्यों, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं थी। बताया कि एडिशन के लिए ऐड लिखता था, जबकि लिखना क्या चाहिए था उसको, प्लस लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं थे। इन सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड, फॉर दिस एन असेंबलर इज यूज्ड। अब देखो, अब यहाँ पर कोड किस में लिखा जाता था, इंग्लिश में, तो इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, बाइनरी में। तो असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर था, उस ट्रांसलेटर का नाम क्या था, असेंबलर। क्या नाम दिया गया उसको, असेंबलर। और सी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का क्या नाम था, कंपाइलर। कल हमने देखा था एग्जांपल, कल या परसों वाली क्लास में हमने देखा था। अब हम आगे और कंपाइलर को अलग से पढ़ेंगे, तब भी हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है वो कंपाइलर है, असेंबली का कौन सा था, असेंबलर था। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं कि भाई थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन आया था, ठीक है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि कहीं बनाओ कहीं चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी में आपकी सी आई थी, C++ आई थी, जावा आई थी, है ना, ये सब इसी में है। कह रहा है कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड देम, हमारे लिए बहुत आसान होता है इनको समझना सीखना। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट डेटा टाइप एंड एक्सप्रेशन फीचर्स, यानी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करती है, डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप का मतलब कि वो ये कहती है कि उसने नाम दे दिया कि अगर आपने इस तरह की कोई वैल्यू लिखी, यानी कि वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर वैसे तुम स्कूल्स में पढ़ के आए होगे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, बिना दशमलव की वैल्यू, समझ रहे हो। और अगर मैंने 5.7 लिखा तो उसको क्या बोलते हैं, हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं, वैसे तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या दशमनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जो भी पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से बताया गया है कि ये डेटा टाइप बताया है इसने अलग से, आजकल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर
एक्सप्रेशन से भी बताएं, एक्सप्रेशन का मतलब 5+7, 5/7, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन भी इनमें काम में लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले लैंग्वेज की जगह ADD लिख दिया, ठीक है, सबट्रैक्शन के लिए SUB लिख दिया, इस तरीके से नहीं चलता था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर जगह है, यानी इन लैंग्वेजेस का जो काम है आजकल मतलब ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है, किसमें बना था, C++ के अंदर। आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो। आज के टाइम पर जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, जैसे बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो जावा में बनती हैं, बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका .NET में बन रही हैं, या आपकी शीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बन रही हैं, या PHP में बन रही हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पर ये जनरल पर्पस का मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से बन रही हैं, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन इस पे चलते हैं। द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फर्स्ट इंक्लूडेड फोर्ट्रान, एल्गोल एंड कोबोल इन लेट 50s। कह रहा है कि जो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो पहले जो लैंग्वेजेस आई थी वो कौन सी आई थी, फोर्ट्रान आई थी, एल्गोल आई थी, कोबोल आई थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं जो आई और चली गई, ठीक है। तो इसको थर्ड में इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके अंदर जो कोड लिखा जाता था वो इंग्लिश में लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब जो नॉर्मल जो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन है, C++, जावा, पाइथन, पास्कल, PHP, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, सब आप इसमें पढ़ रहे हो, सब क्या है, इसी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या आया, फोर्थ जनरेशन में आ गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है कि आप अपने डेटा को रख सकते हो। पहले क्या होता था कि डेटा को कहाँ रखा जाता था, नोटपैड फाइल का नाम सुना है तुमने, सुना है, खोला भी होगा नोटपैड। तो ये नोटपैड पे क्या करते थे, फाइल रखते थे। अब नोटपैड का मतलब क्या है, यहाँ पर नाम रख दिया, सबसे पहले लिख दिया रवि, उसका रोल नंबर लिख दिया 5, उसकी फीस लिख दी 78,000। अब अगले स्टूडेंट का नाम रखा, मान लो कि यहाँ पर हरी है तो हरी, ऐसे आगे लिखता गया। तो क्या कोई स्ट्रक्चर है लिखने का, कोई सही स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। सही स्ट्रक्चर कब होता कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर एक टेबल बनाते, ठीक है। टेबल में आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पर नेम, फिर क्या लिखते, रोल नंबर, फिर क्या रखते हैं यहाँ पर P। अब यहाँ पर नीचे लिखते रवि, ठीक है, रोल नंबर 5, फीस 78,000, ठीक है। फिर दूसरा लिखते, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। सही तरीका कौन सा है, ये वाला डेटा को रखने का। तो इस तरीके से डेटा को रखा जाने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो इस दौर में क्या आया था, डेटाबेस आया था, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन बन रही थी थर्ड जनरेशन में, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो बन रही थी वो किस टाइप की बन रही थी, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन रही थी। डेस्कटॉप का मतलब वो एप्लीकेशन जो सिस्टम पर आप मैनुअल इंस्टॉल करते हो, वेबसाइट्स नहीं बन रही थी। कुल मिलाकर बात ये है, थर्ड जनरेशन क्या नहीं बन रही थी, वेबसाइट्स नहीं बन रही थी। अब जैसे फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन में क्या बनने लग गई, वेबसाइट्स भी बनने लग गई, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में कौन आई, वेबसाइट्स आई। तो ये कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एडवांस्ड वर्जन ऑफ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जो वो वेबसाइट्स बनती थी वो बनती थी किससे, जावा से। सी और C++ से नहीं बनेंगी, जावा से, आपका PHP से, सी शार्प से, पाइथन से, पास्कल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनसे हम क्या बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोकस्ड ऑन डेटाबेस, रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट्स। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी आपकी क्लास में आए, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब उसमें मुझे ये पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका पिन कोड जो है 302021 है, उनकी लिस्ट मुझे निकाल कर दे दे। तो उस टेबल में से फिर मैं क्या करूंगा, एक पिन कोड नाम का, मान लो उसमें एक कॉलम लिखा हुआ है, उसमें सबके पिन कोड पड़े हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता था कि वहां पर एक कोड लिखता, जिसको अपन नॉर्मली क्वेरी बोलते हैं, एक क्वेरी लिखता, फटाक से विद इन सेकंड मुझे क्या निकाल कर दे देता, सारों के डेटा निकाल कर दे देता। किन बच्चों का, जिनका पिन कोड क्या है 302021, ठीक है। या फिर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम भूल गया मैं और उसके फादर का नाम मुझे याद है,
तो मैं क्या करूंगा, फिर वो क्वेरी लिखूंगा कि ऐसा स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट्स का नाम निकाल दो जिनके फादर्स नेम रामेश्वर है। हो सकता है कि एक से ज्यादा बच्चे आ जाएं, लेकिन अब इतने सारे बच्चे थोड़ा ना देखने पड़ेंगे, सिर्फ उन्हीं को देखना पड़ेगा जिनके फादर्स का नाम क्या है, रामेश्वर है। उनको बुला लूंगा, फिर देख लूंगा अच्छा कौन सा इनमें। समझ में आ रहा है? इससे काम हमारा क्या हो गया, और ज्यादा आसान हो गया। वेबसाइट्स तुम समझते हो, वेबसाइट्स के फायदे क्या है, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। इस आप जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये सिस्टम है मेरा, ठीक है, इस सिस्टम में एमएस ऑफिस सुना है, सुना है एमएस ऑफिस? नहीं सुना, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे पास, तुमने अपने फोन के अंदर व्हाट्सएप डाला हुआ है, ठीक है, और वो व्हाट्सएप क्या है कि कॉमन व्हाट्सएप है, घर का, घर में रखा हुआ है, सब लोग यूज करते हैं। अब आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो बाहर क्या तुम उसको साथ ले जा सकते हो क्योंकि तो घर का कॉमन है? नहीं ले जा सकते। ये कर सकते हो कि दूसरी जगह लॉग इन कर सकते हो, तो वो उधर से बाहर निकल जाएगा, जहां घर वाला है उससे लॉग आउट कर जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने अपना अकाउंट बना रखा है किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। किसके ऊपर? फेसबुक पे। अब आपके पास एक लैपटॉप था, उस लैपटॉप में आपने उसको लॉगिन कर रखा था, लॉगिन किया था, लैपटॉप आप घर भूल गए, आप चले गए कहीं और बाहर, किसी दूसरे शहर में चले गए, या कहीं 5-7 दिन के लिए बाहर चले गए। अब तुमको अपना फेसबुक खोलना है, क्या करोगे? ब्राउजर खोलोगे। ब्राउजर समझते हो? नए वाले बच्चे, पीछे वाले, ब्राउजर खोलोगे, वेबसाइट यूआरएल डालोगे, लॉगिन करोगे, खुल जाएगा। वेबसाइट का फायदा क्या है? इजी टू अप्रोचेबल, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो जाके, तुमको अपने सिस्टम को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं, सिस्टम को साथ ले जाना पड़ता है। जैसे मान लो कि मेरे पास इसमें एमएस ऑफिस है, मैं काम कर रहा हूँ, अब मेरी सारी फाइल्स यहीं पड़ी है और मैं ही छोड़ गया उसको। आजकल तो घटी बहुत सारे तरीके हैं कि आप किसी और सिस्टम को एक्सेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो एक्सेस करूंगा तो भी मुझे मेरी पुरानी फाइल्स तो यहाँ से चाहिए होंगी ना, फिर वो चाहे मैं किसी को मेल के थ्रू मंगवाऊँ, कैसे मंगवाऊँ, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि गूगल शीट्स, तुमने नाम सुना होगा, गूगल के ऊपर भी एक्सेल वगैरह सब होता है। अगर मैं वहां अपना डेटा रखूं तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि मुझे हर जगह अपना सिस्टम कैरी करना नहीं पड़ेगा। मैं जहां भी गया, मुझे जो भी सिस्टम मिला, मैंने गूगल शीट्स खोला, लॉगिन किया अपना अकाउंट, मुझे सारा वहां अपना काम पहले से बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर शुरू हो गया था होना, काम इजी हो गया था। फिर कह रहा है कि इन दिस जनरेशन फ्रेमवर्क्स रिटन इन थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। फ्रेमवर्क्स का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कोड लिख लिख के रख दिए पहले ही, कि अगर आपको कुछ ऐसा परफॉर्म करवाना है तो ये फ्रेमवर्क काम में ले लो, या ये कोड काम में ले लो, तुम्हें कुछ ऐसा काम में लेना है तो इस कोड को काम में ले लो। तो बहुत सारा कोड हमको उन्होंने पहले से लिख के रख दिया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम क्या कर दिया इन्होंने, आसान कर दिया, ठीक है। और जो ये कोड लिखा गया था, जो फ्रेमवर्क्स लिखे गए थे, किसमें लिखे गए थे? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। और इन्हीं थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस का एडवांस वर्जन ही क्या है, उन्हीं की हेल्प से हमने क्या किया, वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी, रिपोर्ट्स निकालनी शुरू कर दी, डेटाबेसेस आ गए, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने आगे ये चीजें करनी शुरू करी, ठीक है। फोर्थ कार चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते थे? इन फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाने लगा, ठीक है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ दिस जनरेशन कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामर। कैसे डिसीजन लेता है, कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, चलो ठीक है। और मेटा, ठीक है। नहीं, वैसे कैसे डिसीजन कैसे लेता है, कुछ एग्जांपल? जैसे डेटा को एक्सेस करके यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पुराने डेटा को एक्सेस करके यूजर के बिहेवियर को देखता है, उसकी जो करंट जो इंटरेस्ट है वो देखता है। जैसे तुम लोग देखते होगे कि यूट्यूब पे तुम जो भी वीडियो देखते हो, जिस टाइप के, जैसे तुमने कोई कॉमेडी वीडियो खोल लिया तो तुमको क्या करेगा, आगे कॉमेडी वीडियो जी सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसको ये रहता है कि आजकल इसका मूड ऐसा चल रहा है, और तुमने कहा कि भाई रुलाने वाले गाने, तुमको क्या करेगा, वो रुलाने वाले गाने सुनाने शुरू कर देगा, दिखाने, सजेस्ट करना शुरू कर देगा तुमको, वही सारा करेगा। सैड सॉन्ग्स बोलते हैं, ये टूटे हुए दिल वाले गाने,
है, कैसे सुनते हैं। और आजकल तो गांव वाले लोग भी वो ऑडियो वाला ऑप्शन आ गया, फट से दबाते हैं, फटक। पहले मैं कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाता था, तो उसमें एक कुक था उसका, अगर हम चले गए उनके मैस में तो वहाँ वो सपना चौधरी का तुमने नाम सुना होगा सबको, तो वो यूट्यूब पे उसको कहता है सपना चौधरी के गाने चला दे, ठीक है, वो फटाक से चला दिए उसने गाने। उनको तो टाइप भी करने की जरूरत नहीं होती आजकल, तो वो तो बोलते हैं और बोलते ही काम हो जाता है हमारा सारा। इतना आसान काम कर दिया उन्होंने अपना, ठीक है। तो एआई आ गया। अब जैसे बहुत बार तुम देखते हो, जैसे एक एग्जांपल जो अक्सर मैं दिया करता हूँ कि आप मॉल में जा रहे हो, किसी मॉल में, तो कई बार आपसे आपका डेटा लिया जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ले ली जाती है, मैरिड अनमैरिड का स्टेटस आपको दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई शादी हो गई या नहीं हुई, कितना टाइम हुआ, तो बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी आपकी जो मैरिज एनिवर्सरी की जो डेट है वो भी पूछ लेते हैं बहुत बार। फिर वो क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी बड़ा मॉल है, कोई भी नया सामान आया, कोई फीमेल्स के कपड़ों का आया, तो वो आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे कि यार न्यूली मैरिड है तो कपड़े तो खरीदेंगे ही, ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो फिर वो जिद करके खरीदवाएगी, लेकिन नया नया है तो दिलवा देगा, नई नई शादी होती है तो दिलवा देते हैं, बाद में तो कौन, समझ रहे हो तुम, ठीक है, लेकिन नए नए तो करवाएंगे। फिर शादी के 3-4 साल हो गए, अब घर में कोई नया नन्ना मेहमान आ गया होगा, तो टॉयज के ऐड देना शुरू कर देगा अपने आप ही। तो ये सब सिखाया किसको, इसने मशीन को, हमारे पुराने डेटा ने सिखाया कि इतनी एज के बाद या शादी के इतने ड्यूरेशन तक लोग अक्सर इस तरह की शॉपिंग किया करते हैं, इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद इस तरह की शॉपिंग्स किया करते हैं। तो मशीन ने पुराने डेटा को उठाया और उससे सीखा और उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को, ठीक है, लोगों को भेजनी शुरू कर दी चीजें। समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एआई है। हेयर एआई इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एआई को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत मान लेना, एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक डोमेन है, और एआई बहुत बड़ा डोमेन है। एमएल भी इसी में आ जाता है, आईओटी भी इसी में आ जाता है। आईओटी का मतलब समझ रहे हो, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं ये सिस्टम ऑन छोड़ गया यहाँ पे, ठीक है, या मैं अपना पंखा ऑन छोड़ गया घर का और मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने अपने पंखे में एक सेंसर लगा रखा है, तो और उसको मैंने अपने एप्लीकेशन से कंट्रोल कर रखा है। मैं ऑफिस में बैठा बैठा उस एप्लीकेशन से अपने पंखे को क्या कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ। तो इस तरह की स्मार्ट चीज़ें आ रही हैं। गांव में तुम अगर कोई गांव से हो तो आजकल गांव में भी खेत में भी जो मोटर लगी हुई हैं, उन मोटरों पे भी काफ़ी सारे स्मार्ट डिवाइसेज हैं कि लाइट आ जाती है तो अपने आप चल जाता है, चल जाता है ना अपने आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, ये आईओटी का ही है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फसलों में भी आ गया कि आपने आपने कोई सब्जी लगाई या कोई फसल लगाई, अब आपने एक डिवाइस लगा रखी है उस फसल की जड़ के पास कि अगर उस जमीन में इतना मॉइस्चराइजेशन है ना, कि अगर इतना % पानी अगर वहां पर है तब तक तो उसको पानी मत दो, और अगर इतना सूख जाए तो फिर आप अपना जो ड्रिप इरिगेशन आपने लगा रखा है वहां से बूंद बूंद पानी आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आईओटी है। अपने आप चीजें चल रही हैं, अपने आप ही वो एनालिसिस कर रहा है कि इस फसल को पानी की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये आईओटी है, ठीक है। और आने वाला जमाना आईओटी का है, बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है इसका। और आईओटी में जो मैक्सिमम कोड होता है वो सी और C++ में होता है मैक्सिमम कोड ज्यादा, ठीक है। बहुत अच्छी, अगर फ्रेशर लेवल पे 15-15 लाख तक का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका पाइथन। नॉर्मली पाइथन को क्यों काम में लिया जाता है एआई के अंदर, ठीक है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि पाइथन के अंदर अभी जिस फ्रेमवर्क की मैंने आपको बात करी थी ना, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, तो मैंने कहा था कि पहले से बनाया हुआ कोड आपको दिया गया है, इसमें उस तरह की हेल्प बहुत ज्यादा है। पाइथन को सीखना इसलिए आसान है क्योंकि ये आपको कोड कम लिखने देता है, हेल्प ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी शार्प हो गया, इन सब में हम करवा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, पाइथन चल रहा है। नेक्स्ट कौन से हमारे पास, 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या कर रहा है, 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क्स ऑन नो कोड कॉन्सेप्ट। किस पे काम करता है, नो कोड कॉन्सेप्ट, यानी आपको कोड नहीं लिखना है, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो क्या करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर वेबसाइट तुमने खोल के देखी होंगी, ठीक है, तो तुम देखते हो कि यहाँ पर टॉप पे कुछ मेन्यू होता है, होम लिखा हुआ आता है, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो वो कहेगा कि हमको मेन्यू सिस्टम, हमको एक मेन्यू लिस्ट चाहिए। तो मेन्यू लिस्ट तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पर तुमको मेन्यू लिस्ट पहले यहाँ पर ऑटोमेटिकली लगा के दिखा देगा, बस तुमको चेंज करना है कि मेन्यू लिस्ट पे तुम दिखाना क्या चाहते हो।
पहले वाले का तो नाम तुम होम देना चाहते हो, दूसरे वाले का प्रोडक्ट देना चाहते हो, तीसरे वाले का क्या देना चाहते हो, तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। मान लो तुमको इस कोने पे एक फोटो लगानी है, एक इमेज लगानी है, तो इमेज वाला जो है वो आप ड्रैग करके यहाँ छोड़ दोगे, उसका आप सिस्टम पे जो भी इमेज है उठा के लाके दे दोगे। ब्राउज ऑप्शन तो तुमको पता ही है ना, वेबसाइट चलाते हो तो कहीं इमेज अपलोड करनी हो तो कैसे करते हो, ब्राउज तो करते हो ना, तो ब्राउज वाला ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम से इमेज उठाया यहाँ लाके डाल दिया। तो बहुत आसान हो गया इस जनरेशन के अंदर वेबसाइट बनाना। ठीक है, कि कोड आपको नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ऑटोमेटिकली इंटरनल कोड अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, विजुअल डेवलपमेंट इन विच एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कॉन्सेप्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। जैसे इमेजेस हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, लिंक्स हो गया, ये सब हम करते हैं। तुम जाना आज वेबसाइट खोलना, एक तो विक्स खोलना, bubble.io खोलना, स्क्वायर स्पेस खोलना, ये इस तरह की आपको प्रोवाइड करवाती हैं, इस तरह के टूल्स प्रोवाइड करवाती हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को इजीली बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो पेड टूल होता है, फ्री टूल नहीं है ये। ठीक है, ये आपसे पैसा लेते हैं, लेकिन इससे आप बना सकते हो, है ना, चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरेशंस थी। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या है कि जैसे सी लैंग्वेज है, डायरेक्टली तो बनी नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो आई थी, अगर हम यहाँ पर देखें तो दिख रहा होगा 1997 में कौन आया था, बीसीपीएल लैंग्वेज आई थी। लेकिन उससे पहले बननी कब से शुरू हुई थी वो पढ़ लेते हैं। 1950 है, 1950 में लैंग्वेजेस बननी शुरू हो गई थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, और उसमें कौन सी थी, फोर्ट्रान बनी थी सबसे पहले 50s में। ठीक है, फोर्ट्रान के बाद और लैंग्वेज है एक और जिसको हमने क्या बोला, एल्गोल, 1960 में आई थी। फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ सी इज कंसिडर्ड टू द बीसीपीएल। देखो एक लैंग्वेज आई थी बीसीपीएल। ठीक है, बीसीपीएल लैंग्वेज आई, आने का क्या किया कि इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया। जैसे यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिलता है, कौन देता है, यूजीसी, और कॉलेजेस को कौन देता है, यूनिवर्सिटी, है ना। तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगी। वैसे लैंग्वेजेस को भी कहीं ना कहीं उनका भी असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट के लिए भेजा और उसमें कुछ कमी निकल गई, तो यही कह रहा है कि यहाँ पर आफ्टर द फेलियर ऑफ, सबसे पहले कहा था द फाउंडेशन ऑफ सी इज कंसिडर्ड टू द बीसीपीएल लैंग्वेज बाय मार्टिन रिचर्ड्स इन द ईयर 1967। 1967 में, 1967 में बनाया था, किसने बनाया था, मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। लेकिन अब ये फेल हो गई, तो कह रहा है कि आफ्टर फेलियर द बीसीपीएल इन 1960, आफ्टर फेलियर ऑफ बीसीपीएल इन 1969, केन थॉमसन था, उन्होंने क्या किया कि इस बीसीपीएल से बी को उठाया और बी लैंग्वेज नाम की एक लैंग्वेज बना दी। सिर्फ उठा के नहीं बनाई, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम बदल के भेज दिया कि हाँ सर हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया, उसने नए फीचर्स ऐड किए, कुछ कमियां थी वो दूर करी और वो भेज दी आगे अप्रूवल के लिए। बनाया किसने था, केन थॉमसन ने। ठीक है, और बी कैरेक्टर को उठाया और क्या बनाया उसने, बीसीपीएल लैंग्वेज बनाया और चीजें उसमें अमेंडमेंट करके, लेकिन वो भी फेल हो गई। और फिर 1972 के अंदर इसके सी को उठाकर और बहुत सारी चीजें उसमें करेक्शन करके, तब 1972 में डेनिस रिची जो थे, वो डेनिस रिची यहां पर लिखा हुआ 1972, डेनिस रिची डेवलप्ड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कहां पर की थी उन्होंने, AT&T लैब। ठीक है, AT&T बेल लैबोरेटरीज में की थी, जो अभी यूएस अमेरिका में है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या था, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, कौन सा, यूनिक्स। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बन चुका था, लेकिन वो किस में बना था, असेंबली में बना हुआ था। ठीक है, इसलिए तो उसने क्या लिखा है, इसको रीडेवलप लिखा कि वापस बनाने के लिए। अब वापस इसको किसमें बनाया गया, सी लैंग्वेज के अंदर। कब बनाया, सी लैंग्वेज के अंदर 1973 में ये आ गया था। और सी लैंग्वेज कब बनी थी, 1972 के अंदर। अब ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको किस किसने बनाया था, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने, जिन्होंने बी लैंग्वेज बनाई थी। ये रहा केन थॉमसन, और किसने मिलकर बनाया था, डेनिस रिची ने।
किसको? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सी लैंग्वेज को बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का था, कि उसको वापस से बनाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्जन्स हैं जो कि आए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं इसके अंदर? 1967 में बीसीपीएल आई थी, किसने बनाई थी? मार्टिन रिचर्ड्स ने। 1969 में बी लैंग्वेज आई, और वो किसने बनाई थी? केन थॉमसन ने। 1972 में सी लैंग्वेज का बर्थ हुआ, जो डेनिस रिची उन्होंने बनाया। अब यहाँ तो बन गई। अब इसके कौन कौन से वर्जन आए थे वो हम देखते हैं। तो पहला जो वर्जन आया था वो 1978 के अंदर आया था, जिसको बोलते हैं KNRC। के फॉर है हमारे पास कर्निंगन, ये दिख रहा होगा तुम लोगों का नाम, ब्रायन कर्निंगन। तो के का मतलब कर्निंगन है, और आर का मतलब क्या है? रिची, डेनिस रिची का आर। इन दोनों ने मिलकर एक और वर्जन निकाला। जो कमियां 1972 वाली सी में थी उसको उनको दूर किया गया, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था। उसके बाद 1989 में आंसी सी के नाम से आई, जिसको किसने निकाला था? आंसी ने निकाला था। फिर 99, 2001, 2017 और कंटिन्यू निकल ही रहा है। एक्सपेक्टेड 2024 था, अब शायद आ गया हो तो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये क्या है कि कंटिन्यू आ रही है। और अगर किसी लैंग्वेज के कंटिन्यू एडिशंस आ रहे हैं, इसका मतलब वो लैंग्वेज क्या है? चल रही है। ठीक है, चल रही है तभी तो उसके एडिशंस आ रहे हैं, नए वर्जन आ रहे हैं, नहीं तो कौन निकाल कर देगा? तो ऐसा नहीं है कि 1972 में जो सी लैंग्वेज बनी थी आज वही चली आ रही है, नहीं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। ठीक है, अब इसने खूब सारे चेंजेस करके दिए थे, तो मैंने वर्जन वाइज यहाँ चेंजेस बता तो रखे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को वो चीज इतनी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप ना तो लॉन्ग इंट समझते हो, ना ही आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पता है, ना ही ये सारी चीजें पता है। ठीक है, जब आप एक बार सी लैंग्वेज कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब सेकंड टाइम जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं, जब आप उसको पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको, एक बार जब आप पढ़ते हो तो चीजें, कुछ टर्म आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि उन टर्म्स को बाद में समझाया जाता है बुक में। और जब आप वो टर्म्स सीखकर जब वापस बुक को रिवाइज कर रहे होते हो तो आपको चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वो वाली सारी की सारी जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, अब जो कल वाली क्लास होगी, कल वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, ये इसका कुछ वो है, फीचर्स हैं जिसमें आप पॉइंटर, रिकर्सन, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, मेमोरी मैनेजमेंट भी समझ में नहीं आएगा फिलहाल अभी क्या होता है। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे कि जब हम आधी से ज्यादा सी लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे उसके बाद फिर हम यहाँ लौट के आएंगे। ठीक है, उस टाइम पर हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन है ये बेसिक का ही, नॉर्मली पहले ही पढ़ाया जाता है फीचर। अब बच्चों को समझ में आए ना आए वो अलग बात है, कोई भी बुक उठाओगे तुमको ये पहले दिखाया जाता है, लेकिन समझाना अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल वाली क्लास के अंदर, एक तो अपन पैराडाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कल अपन पैराडाइम के बारे में पढ़ेंगे कि पैराडाइम क्या होता है। ठीक है, पैराडाइम के बाद फिर हम लोग जो प्रोग्रामिंग है उसमें चलेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है वो तो अपन यहाँ देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। सी लैंग्वेज की जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? क्या सी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट लैंग्वेज है? नहीं, बताओ इसको किस में लिखा गया है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश का मतलब क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट है, ट्रू है। सेकंड ऑप्शन, लो लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन 0 and 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। थर्ड ऑप्शन, हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, सही है कि हाई लेवल लैंग्वेज हर एक प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, बताया था। ठीक है। 4, मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर सीपीयू, ट्रू या फॉल्स है? मशीन लैंग्वेज को हम क्या डायरेक्टली चला सकते हैं कंप्यूटर पे? चला सकते हैं ना। और हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? ट्रांसलेटर की। ठीक है, डेनिस रिची इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी बताया था किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी। कहां पर बनी थी? क्या ये सही कह रहा है कि सी लैंग्वेज वाज क्रिएटेड एट AT&T बेल लैबोरेटरीज बाय डेनिस रिची 1972? ठीक है। Many features of C were derived from an earlier language called B language. क्या B language के बाद ही C आई थी क्या? और B से पहले कौन आई थी? BCPL। BCPL के बाद B आई थी,
और बी से कुछ फीचर्स उठाकर किस में लिए गए थे, सी में लिए गए थे, और कुछ अलग भी लिए गए थे। 8 क्या कह रहा है, रिची एंड ब्रायन, कौन सा, कर्निंगन, कह रहा है कि रिची और ब्रायन कर्निंगन जो है जॉइंटली क्रिएटेड आउट द डेवलपमेंट ऑफ सी एंड दैट वर्जन इज K&RC, बनाया था, फर्स्ट वर्जन था ये सी का। कब आया था, 1978 में आया था। 72 में तो कौन आई थी, सी, और 78 में कौन आया था, K&RC। ठीक है, बी लैंग्वेज किसने बनाई थी, केन थॉमसन ने। केन थॉमसन ने और क्या बनाया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके साथ मिलके, डेनिस रिची के साथ मिलकर। ठीक है, किस लैंग्वेज में बनी थी, सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज को बनाने का पर्पस क्या था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडेवलप करना। ठीक है, क्या कह रहा है, टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड, ये भी ट्रू है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पढ़ लेना आप लोग। आज कौन सा डे है तुम्हारा, 3rd क्लास है तुम्हारी आज। ठीक है, अटेंडेंस दे दी थी तुमने, अटेंडेंस नहीं दी तो इस पे लिख लेना पीछे अपना नाम, या पीछे लिख दो इसमें। उसमें पीछे क्या लिखा हुआ है देखना, नेम, फादर्स नेम, और अटेंडेंस में डेट लिख देना, क्या लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ, तो ये तीन दिन लिख देना। 10 कितनी तारीख को आए थे तुम, कल हम लोग ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेटर्स क्या हैं और इसके इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है।